हे एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज ये हेरिडिटी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लेक्चर दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात तो आप लगातार अपडेट जानने के लिए और इम्पोर्टेंट जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने पेज पर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस के बारे में बता दिया था। भैया एक संकर क्रॉस क्या होता है? क्रॉस में मैंने क्या बताया था? क्रॉस के क्या होता है बेटा? क्रॉस में होता क्या है कि हम ना दो चीजों को डिफरेंट डिफरेंट मतलब उनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जब उनके पॉलिनेशन करवाते हैं तो वो क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तब उसे क्रॉस कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है। देखो, डाई का मतलब क्या होता है बेटा? डाई का मतलब बेटा होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है बेटा? दो होता है। ठीक है, मैं मार्कर सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है बेटा? दो होता है। तो यहां पर हमारे पास आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो। दो मतलब अगर हम एक लक्षण से, अगर हम किसी भी जंतु, किसी भी प्राणी, किसी भी चीज के अगर एक लक्षण से क्रॉस करवाते थे तो वो क्या कहलाता था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर दो लक्षण से कराते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाएगा, यानी द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा मतलब दो विपरीत लक्षणों से, जो कि लिखा है दो जीवों के बीच ऐसा क्रॉस जिसमें दो लक्षण शामिल होते हैं भैया। a cross between two organism that involve two characteristics is referred to as a dihybrid cross। ठीक है, अगर ये कह रहा है यहां पर इस शब्द को अगर आप ध्यान देंगे, जिसमें ये कहा है क्रॉस, लेकिन किसके साथ? दो लक्षणों के साथ। अगर जिस क्रास में दो लक्षण शामिल होंगे, जिस क्रास में दो लक्षण शामिल होंगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। और जिस लक्षण में एक लक्षण शामिल होगा, जिस क्रास में बेटा एक लक्षण शामिल होगा, ये दो की जगह एक लिखा होता तो वो एक संकर क्रॉस हो जाता, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं इसको। अगर आज तक, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आज तक आपको ये बात समझ में नहीं आई, अगर आज तक आपको ये बात समझ में नहीं आई कि भैया ये होता कैसे है डाई हाइब्रिड क्रॉस से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो आप आज यहाँ पर समझ जाएंगे। देखिए, आप यहाँ पर मैं इसका बता डाई हाइब्रिड क्रॉस का, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, आप इसको बना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बनाने का स्ट्रक्चर मैं सिखा दे रहा हूँ, ये बनता कैसे है। ठीक है बेटा, ये बनता कैसे है इसको मैं सिखा देता हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेकर चलता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग खूब अच्छी तरीके से इसे समझ पाए ये हुआ क्या है इसमें। ठीक है, ठीक है बेटा, आ जाइए। देखिएगा, यहाँ पर हम एक चीज आपको बताने वाले हैं कि देखो क्या होता है ना, यहाँ पर पहले एक लक्षण से किए थे, एक लक्षण में क्या किया था? मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या था? बड़ा लंबेपन का लक्षण। स्मॉल टी क्या था? बौनेपन का लक्षण। अच्छा, हम दो क्यों ले रहे हैं भैया? दो क्यों ले रहे हैं? दो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक क्या है, दो लक्षण क्यों ले रहे हैं? दो लक्षण मतलब दो एलिल्स होते हैं, एक ही जीन के दो एलिल्स होते हैं। थोड़ा सा गले में कुछ हो गया। ठीक है, दो एलिल्स होते हैं, उनको इसलिए हम दो, जैसे अपने में कहते हैं ना, मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, ऐसा ही इनमें भी जोड़े को ही लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक होता था, लेकिन हमको दो लक्षण लेना है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, तो दो लक्षण के लिए यहाँ पर एक लिया है वाई वाई आर आर, यानी कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। जो बेटा यहाँ पर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, वाई का मतलब है येलो, यहाँ पर क्या है? येलो, मतलब पीला रंग बेटा। इसका मतलब क्या होगा बाबू? पीला होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? पीला होगा। और आर का मतलब यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब बेटा यहाँ पर है राउंड। क्या है? राउंड है। राउंड का मतलब क्या होगा? गोल होगा। राउंड का मतलब क्या होगा? गोल। यानी दो लक्षणों को, विपरीत लक्षणों को लिया गया है। पहला लक्षण है क्या है? पहला लक्षण क्या है? पहले के लिए लिया गया है पीला गोल। पहला क्या है? पीला गोल। और दूसरा क्या? स्मॉल वाई। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में ये लंबा और ये बौना हो जाता था, वैसे ये पीला क्या हो जाता था? यहाँ पर ये पीले के लिए जब स्मॉल वाई लगाया जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे हरा। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसे हरा बोलेंगे। और जो स्मॉल आर आएगा तो स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार हो जाएगा। मतलब एक तो ये अपना क्या है बेटा? एक अपना ये क्या है? ये है गोल पीला, गोल पीला है। ठीक है बेटा, ये है गोल पीला, और ये है हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार।
ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। देखिए टुकड़ा टुकड़ा बना भी है स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि सब बातें वही सेम टू सेम है। जैसे कैपिटल टी हम लोग करवाते थे सब पहली पीढ़ी में, जब इसको हमने करवाया था फर्स्ट जनरेशन में, तो हमको पता था सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त हुए थे ना। तो वैसा इसमें भी होगा। जब हम लोग कैपिटल वाई यानी कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूं, ठीक है। यहाँ पर अगर कैपिटल वाई यहाँ पर है, जैसे उसमें क्या होता था, जैसे हम दो लक्षणों को करवाते थे, तो यहाँ पर जैसे कैपिटल आर होगा। जब इसको हम इससे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, सॉरी ये देखिए पड़ेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर से कराएंगे, तो उसमें क्या मिलता था, उसमें क्या लक्षण मिला था, पहले वाले में ध्यान देंगे। यहाँ कैपिटल टी था और यहाँ पर स्मॉल टी था। तो जो हमको सारे के सारे पौधे मिले थे, आधा लक्षण कैपिटल वाला था, आधा लक्षण स्मॉल वाला था, यही तो मिला था। तो इसमें भी आधा लक्षण किसका हो जाएगा, हरा झुर्रीदार का हो जाएगा, आधा लक्षण गोल पीले का हो जाएगा, यानी पीला गोल या गोल पीला, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यानी इनसे जो हमको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, आप देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब एक का है, एक क्या है, एक है आपका गोल और दूसरा क्या है, झुर्रीदार। सॉरी यहाँ पर वाई का मतलब येलो है, एक है येलो और दूसरा है हरा। दूसरा इसका आर वाले में लक्षण देखेंगे, एक है गोल और दूसरा है झुर्रीदार। लेकिन हमको ये बीज कैसा दिखाई देगा, ये हमको हमको कैसा दिखाई देगा, ये हमको दिखाई देगा बेटा पीला गोल। क्या दिखाई देगा, पीला गोल। क्या दिखाई देगा बेटा, ये हमको ये पीला गोल ही दिखाई देगा। ये पीला गोल अगर हमको दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसमें वाई और कैपिटल आर ये प्रभावी हैं, डोमिनेंस है। जो डोमिनेंस होगा वही दिखेगा। इससे पहले आप देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको बनाना बड़ा आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप इस लक्षण को लेकर जाएंगे और इसको जब दूसरी जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन के बाद जब हम लोग दूसरे जनरेशन में जाएंगे, सेकंड जनरेशन पे जाएंगे, तो आप देखेंगे सेकंड जनरेशन में हमको क्या मिलने वाला है। जब हम इसको क्या करते हैं, इनके गैमीट को अलग करते हैं, जिसमें इसको देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर ये, इसको करने के लिए आपको करना कुछ थोड़ी ना होता है, आप यही कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कर लीजिए, और ये आप कर लेंगे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आप अगर इसका करवाएंगे, इसको एक बार करवाएंगे इससे, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको एक बार करवाएंगे तो वाई, और क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, जो कि आपके पहले खाने में है। दूसरे खाने में क्या है, इस वाले को किससे कराओगे, फिर इस आर से कराओगे, तो आपके पास स्मॉल वाई आई आ जाएगा बेटा, और कैपिटल आर आ जाएगा। देखो ये वाला आ गया। फिर अब इस वाले आर से एक बार करवाएंगे, सॉरी इस वाले वाई को, सॉरी यहाँ पर वो गलत लग गया, दूसरे वाले और से रहता, मैं इसको बैक करता हूँ। हाँ, इस वाले वाई को जब छोटे वाले आर से कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर आ जाएगा, और जब इस वाले वाई को हम लोग इस वाले आर से कराएंगे तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर आ जाएगा। आप देख लीजिए यही सीक्वेंस इसके अंदर रखा गया है। ये ऐसे आता है, इसको अब भूलना नहीं है, इसी को अलग करना है बस। अगर ये वाला याद हो गया, ये वाला याद हो गया, और इसको पता ही कैसे आएगा, तो अगर ये आ गया तो ये अपने आप निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। नहीं तो बच्चों को याद नहीं होता कि किसको कहाँ पर रखे। इस तरीके से रख दीजिएगा, सेम इस पैटर्न को इससे कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी मेहनत का काम नहीं है बेटे। बात केवल इतनी से बच्चा कि देखिएगा, ये जो आपका इसका है, इससे इससे कराए, तो इससे इससे कराए तो देखो कैपिटल वाई दोनों में था तो दो कैपिटल वाई, और दोनों में कैपिटल आर है तो दोनों में कैपिटल आर। इसमें इसमें एक क्या है, स्मॉल वाई है, और एक कैपिटल आर है। अब देखिए पहले कैसे करना है, पहले इसका इससे, फिर इसको करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे, फिर बेटा इसको करेंगे इससे। इस तरीके से हम करते हुए जाएंगे। फिर दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे इससे, फिर इससे करेंगे इससे, फिर इससे करेंगे इससे, फिर इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे। ऐसे सभी को हम लोग इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे। तो मैं इसको इरेज करके आपको प्रूव कर भी देता हूं, आप देख लीजिएगा, इसको इस तरीके से किया ही गया है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको किया ही गया है। जब इसको इसको और इसको किया गया तो आप देखेंगे इन दोनों के पास कैपिटल वाई इसको मिला। फिर इसको इससे किया गया तो इसके पास एक कैपिटल वाई है। इस दोनों को जब मिलाएंगे तो एक कैपिटल वाई मिलेगा, एक स्मॉल वाई, देखो लिखा है, और दोनों ही कैपिटल आर लिखे हैं तो दोनों लिख दिया। ऐसे इसके साथ कराया तो दोनों कैपिटल वाई, दो कैपिटल वाई मिल रहे हैं, एक स्मॉल आर मिल रहा है, एक कैपिटल आर, लिखा वही है। इसको करेंगे वही लिखा है। अब इसको इससे करोगे तो वो मिल गया, इससे करोगे तो वो मिल गया। अब इसी तरीके से देखते देखते आपको ये पूरे के पूरे यानी आपको भरना है। ठीक है, अब जब इसको आप भर लेंगे तो भरने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि 9:3:3:1 कैसे आपको पता चलेगा बेटा, पता कैसे चलेगा, नाम से पता चलेगा।
नाम से पता चलेगा भैया। अगर आपको पता है ये क्या है आपका, 9 क्या मिलेंगे आपको, गोल और पीले मिलेंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, अब बोलेंगे सर जी कैसे? देखो, दोनों में से अगर कोई कैपिटल हुआ, इन दोनों में से एक कैपिटल होगा या इन दोनों में से एक कैपिटल होगा तो हमेशा उसे गोल ही कहा जाएगा। और अगर वाई वाला कैपिटल रहेगा तो उसे हमेशा क्या कहा जाएगा, येलो मतलब पीला ही कहा जाएगा। अगर दोनों में से एक कैपिटल आ गया तो पीला, और दोनों में से एक आर आ गया तो गोल। तो जरा देखते रहिएगा, इसमें एक दोनों ही दिख रहे हैं गोल, सीधी सी बात है। इसमें एक दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गोल पीला। इसमें दोनों वाई कैपिटल हैं, एक आर कैपिटल है, इसका मतलब ये भी गोल पीला। इसमें देखिए, दोनों छोटे नहीं है, जब तक दोनों छोटे नहीं मिलेंगे कुछ बदलेगा नहीं। ये देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए, एक ही वाई छोटा है लेकिन वाई है तो कैपिटल वाला प्रभावी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप जब करवाए इस चीज को, इससे करवाए तो दोनों में स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल वाई। अब ये जो स्मॉल वाई आया है ये क्या है आपका, स्मॉल वाई का मतलब हरा है। और हरा, ये आर कैपिटल आर का मतलब गोल, ये आपको हरा गोल मिल गया। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, आगे जाएंगे यहाँ पर देखिए, फिर इसको इससे करेंगे यहाँ पर देखिए। इस तरीके से आपको सब कुछ मिलते हुए चले जाएंगे। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भैया इसमें क्या है, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार होता है। स्मॉल आर का मतलब दोनों आर आर आ गए मतलब झुर्रीदार। एक आर कैपिटल आया होता तो गोल हो जाता, एक आर कैपिटल होता तो गोल हो जाता, क्योंकि कैपिटल वाला प्रभावी होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर कहता है, आप गिन लीजिए गोल पीला कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो यहाँ पर लिख देंगे 9। और बोला 3 आपको क्या मिले हैं, हरा और गोल मिले हैं। 1 2 और बेटा ये 3, 3 आपको हरा गोल मिले हैं। उसके बाद कह रहा है 3 आपको क्या मिले हैं, पीला झुर्रीदार मिला है। देखिए, ये मिला, ये मिला और ये मिला, 3 पीला झुर्रीदार आपको मिला है। 3 पीला झुर्रीदार यहाँ पर लिख दिया। और एक हमको क्या मिला है, एक हमको क्या मिला है, क्या मिला है बेटा, एक हमको मिला है ये वाला हमारा हरा झुर्रीदार। एक मिला है हमको हरा झुर्रीदार, एक ही मिला है तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया। इस तरीके से, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको ये आना चाहिए। आपने इसको लिखना सीख लिया, इसको लिखना सीख लिया, लेकिन लिखना कैसे नहीं सीखोगे, आपको केवल ये पता होना चाहिए भैया कैपिटल वाले को हम लोग वही करेंगे, इसको वाले को कहीं करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, आधा इसका लक्षण आधा इसका लक्षण, तो आधा लिख दिए। आधा लिखने के बाद जब इसको हम अलग अलग करके इनका क्रॉस करवाए तो आप देख सकते हैं कि ऊपर यही मिलते गया, फिर इस साइड में भी वही मिलते गया। एक तरफ क्या है, ये मान लीजिए नर वाला है, एक तरफ मादा वाला है, दोनों को क्रॉस कराते जाएंगे तो हमको ये मिलता गया। जब हमको ये मिलता गया तो हमने लगा दिया, तो हमने कहा F2 जनरेशन में ऐसा होता है। अच्छा, ये कौन सा टाइप है बेटा, ये कौन सा टाइप है? बोलोगे गुरु जी ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब जो देखने से प्रतीत होता है वो फिनोटाइप, और जो जीनोटाइप होता है जो जीन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग। अगला है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है बेटा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, क्या है कि जो आपका अनुवांशिकी होता है उसके 3 नियम बताए गए। बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों नियम में से क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो आप देख लीजिएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकी के क्या होते हैं। यहाँ पर जो अनुवांशिकता का नियम है हमें वो पढ़ना है बेटा। और वो नियम पढ़ने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला नियम, 3 नियम दिए गए थे, कितने, 3, 3 नियम बेटा दिए गए थे। अब इन तीनों नियम में से हमको पढ़ना है। पहला नियम हमारा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है बेटा, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, ठीक है बेटा, देखेंगे प्रभाविता का नियम। अब इस प्रभाविता का नियम को देखते हैं क्या कहता है। यह नियम यह बताता है कि जब किसी विपरीत लक्षणों वाले व्यक्तियों को क्रॉस कराया जाता है या किसी भी चीज का क्रॉस कराया जाता है तो संतान केवल प्रमुख लक्षण ही व्यक्त करेगी। तो जो संतान होती है वो प्रमुख लक्षण का मतलब प्रभावी लक्षण ही। जैसे आपकी मम्मी बड़ी हैं, आपके पापा छोटे हैं, तो मम्मी का अगर लक्षण, मम्मी का लंबापन जो उनकी हाइट है वो प्रभावी है, तो प्रभावी लक्षण के कारण क्या दिखेंगे, आप लंबे ही दिखाई देंगे, ना कि अपने पापा की तरह आप छोटे दिखाई देंगे। या मम्मी सांवली है, पापा क्या है, गोरे हैं, या मम्मी गोरी है, पापा सांवले हैं, जिसका प्रभावी होगा, प्रभाविता के नियम यही कहता है, जिसका प्रभावी होगा वही दिखेगा। अप्रभावी लक्षण छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है बेटा, गायब नहीं होता। गायब होना छिप जाने में बहुत अंतर है। गायब होने का मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और छिप जाने का मतलब है। आप लुका छुपी खेलते हैं ना, आप कहते हैं ना कि छिपे हैं, अब छिपने का मतलब ऐसा थोड़ी ना हो कि आप अब गायब हो गए, एकदम से गोला छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है ना। आप छिपे हैं मतलब दिख नहीं रहे हैं, बस छिपे हैं।
है जरूर, ये तो सबको पता है। तो वैसे ही होता है कि वो नियम वो रहता तो है, वो बेटा रहता है, जो छिपा हुआ लक्षण है वो क्या होता है, वो रहता है बेटा। छिपा हुआ जो लक्षण है वो रहता तो है लेकिन वो गायब नहीं होता, छिपा हुआ होता है, और केवल तभी प्रकट होता है जब उसे किसी अन्य अन्य अप्रभावी एलील के साथ जोड़ा जाता है। ये शब्द एलील आया है। एलील का मतलब, जो जीन पढ़ेंगे आप, जीन ना, तो उसमें क्रोमोसोम, तो आप देखेंगे ये जो क्रोमोसोम इस तरीके से बने होते हैं, क्रोमोसोम इस तरीके से बने होते हैं बेटा। तो इन्हें जब देखो, जीन्स क्या होता है, डीएनए के एक स्पेशल भाग को हम लोग जीन कहते हैं। तो ये जो जीन होते हैं जब क्रोमोसोम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर कई सारे जीन अलग अलग टेक्सचर को डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का रंग गोरा है, हाँ, किसी का रंग गोरा है। अब बात आई एक मेन की, रंग, बात किसकी आई, रंग। जब रंग की बात आई तो कई सारे रंग होते हैं चेहरे के, सांवला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, अलग अलग रंग होता है चेहरे का, तीन चार रंग होता है। तो अब मान लीजिए रंग की बात आई, तो रंग के लिए एक जीन होगा। अब उसे जीन के ये दोनों भाग होंगे, एक भाग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक भाग के अंदर सांवला रंग है, एक भाग के अंदर गोरा रंग है। तो इन दोनों जीन एक समान है। इस एक समान मतलब एक ही रंग, रंग वाला लक्षण ही प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन रंग को वो भी अलग अलग, तो वही क्या कहलाने लगता है, एलिल्स कहलाने लगता है, जिसे हम लोग एलील कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है बेटा, आप याद रखिएगा इसको। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन इंडिविजुअल्स विद constituting traits of across to offspring will only express the dominance traits। ठीक है, आप इस तरीके से देख, ट्राइट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब प्रभाव जो उनका होता है वही। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन भैया, इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, पृथक्करण का नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानेंगे। दूसरा लॉ है पृथक्करण का नियम। यह नियम बताता है कि युग्मक, मतलब युग्मक आप जानते हैं ना, गैमीट, मेल और फीमेल, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं कोशिकाएं, वही गैमीट होते हैं, के निर्माण के दौरान, के निर्माण के दौरान एक लक्षण के लिए दो एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक लक्षण के लिए दो एलील क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एलील आप समझे, यो दोनों एलील एक ही लक्षण के लिए क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मक को, प्रत्येक युग्मक को प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक एलील प्राप्त होता है। आई बात समझ में, वही जो बात कह रहा था, प्रत्येक युग्मक को, हर एक युग्मक को हर एक लक्षण के लिए केवल एक एलील प्राप्त होता है, बाकी दूसरे लक्षण के दूसरा जो एलील होता है वो दूसरे को प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये एलील निषेचन के दौरान, ये एलील निषेचन के दौरान यादृच्छिक रूप से संयोजित हो जाते हैं बेटा। यादृच्छिक रूप से क्या होते हैं, संयोजित हो जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जब ये क्या होता है, निषेचन होता है, तो यादृच्छिक रूप से, कहने का अर्थ यहाँ पर है बेटा कि ये क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, यादृच्छिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और वो वहां पर दिखाई नहीं देते हैं, लक्षण को दिखाते नहीं है, लेकिन वहां पर वो आपस में जुड़ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ईच गैमेट रिसीव ओनली द एलील्स फॉर ईच ट्राइब्स एंड दीज एलील्स रैंडमली कंबाइन, रैंडमली कंबाइन, रैंडमली मतलब एक दूसरे से, कब, मतलब कौन किससे जुड़ जाए, रैंडम नहीं बोलते आप किसी को, कब कैसे जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, तो रैंडमली कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान कैसे जुड़ते हैं बेटा, यादृच्छिक रूप से जुड़ते हैं, रैंडमली जुड़ते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम आप देख लीजिए, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, मतलब इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है बेटा, यह नियम दो या दो से अधिक लक्षणों पर विचार करते समय लागू होता है। ठीक है, यह बताता है कि अलग अलग लक्षणों के लिए एलील युग्मक के निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कहा है, एक लक्षण की विरासत दूसरे लक्षण की विरासत को प्रभावित नहीं करती है। आप ऐसा मान लीजिए कि इसके कहने का मतलब है स्वतंत्र, अब इसका नियम यह है कि दो अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण, जैसे मान लीजिए मैंने वही मटर वाले पौधे को मान लीजिए, लंबापन और बौनापन। इसके कहने का अर्थ ये है बेटे कि भैया जो दोनों लक्षण आया है, लंबापन और बौनापन, ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा नहीं है किसी के अंदर लंबापन आ गया तो बौनापन हमेशा के लिए गायब, ऐसा नहीं होगा। जब दोनों पृथक्कृत होते हैं, जब दोनों आपस में क्या होते हैं, बनते हैं, तो उनके
जिनके अंदर दोनों ही लक्षण क्या कहता है, एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करते हैं, मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करते हैं, कोई दबाव नहीं है इनके ऊपर। और क्या कहा है, दूसरे शब्दों में कहता है एक लक्षण की विरासत, मतलब विरासत का मतलब जेनेटिक जो उसको मिला है, एक लक्षण की विरासत दूसरे लक्षण की विरासत को प्रभावित नहीं करती है। मतलब मान लीजिए आपके दादा बाबा से कोई लक्षण मिला है, आपके मम्मी पापा से कोई लक्षण मिला है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अब दादा बाबा वाले लक्षण को छोड़ देगा, उसको भी वो रखा रहेगा, खत्म नहीं करेगा। आई बात समझ में, वो आगे चलकर काम आएगा। यही बात ये तीसरा नियम कहता है, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ठीक है बेटा, आगे अगर आप देखें तो आगे आप अगर आप देखेंगे तो आगे देखिए, हम आपको बताने वाले हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं बेटा, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण बोलते हैं बेटा। लिंग निर्धारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बता रहा हूँ सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग निर्धारण। मैं इसका क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उस वीडियो में जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें, उसका सॉल्यूशन भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा। आप इसमें एक बात को देख लीजिएगा, लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। मतलब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है आनुवांशिक कारकों पर, आनुवांशिक कारकों पर क्या होती है, प्रभावित होती है, जो संतान के लिए निर्धारण करती है, जो संतान का निर्धारण करती है। आपको बता दें कि ऐसा होता है, कई बार आप ये बात सुने होंगे कि आप सुने होंगे कि क्या होता है भैया, लड़की का लड़की पैदा होती है, लड़के पैदा होते हैं। तो ये हो कैसे पाता है, क्योंकि मानव के अंदर अगर आप देखेंगे बेटा, मानव के अंदर देखेंगे तो मानव के अंदर नर और मादा होते हैं। जो नर होता है उसके पास क्या होता है, यक्स वाई होता है, देख लीजिए, और मादा के पास क्या होता है, दोनों एक्स एक्स होता है। अब जब ये यक्स वाई जो वाई वाला है वो क्या होता है, नर वाले लक्षण को प्रदर्शित करता है। जब ये लक्षण उस लक्षण से मिलता है तब क्या बन जाता है, यक्स वाई जब बन जाता है मिल करके तो बन जाता है एक नर, और जब यक्स यक्स बन जाता है तो क्या बनता है, मादा बनती है। मतलब मादा बनने का चांस कितना है, आप देख लीजिए, उसके पास दोनों ही ऐसा होता है, नर के पास एक होता है, मादा बनने का चांस ज्यादा होता है, नर बनने का चांस कम होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान ध्यान में रखिएगा। अगला इसका पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इसके पॉइंट भी हैं बेटा, इस चीज को देख लीजिएगा आप लोग। पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है नवजात शिशु के लिए लिंग निर्धारण विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होता है, और प्रत्येक प्रजाति अपने अपने तरीके से इसका निर्धारण करती है। कुछ प्रजातियों में पर्यावरण उनके बच्चों कि लिंग को प्रभावित करता है। लिंग का मतलब कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है कि हाँ भैया इनकी जो जाति होगी वो प्रभावित हो जाती है कि बच्चे कैसे होंगे। जैसे कछुआ वगैरह होता है ना, कछुआ का ज्यादा गर्मी होने लगता है तो मादा हो जो बन जाती हैं, नर बन जाते हैं। इस तरीके से कम गर्मी होने पर नर ज्यादा होते हैं, ज्यादा गर्मी होने पर क्या होता है, रेत ज्यादा गर्मी होती है तो मादा बन जाते हैं। इस तरीके से ये इस बात को बता रहा है कि क्या कह रहा है, कुछ प्रजातियों में पर्यावरण उनके बच्चों के लिंग के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि आनुवांशिक कारक विशेष रूप से लिंग निर्धारण नहीं करते। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ आनुवांशिक कारक ही लिंग का निर्धारण करेंगे कि कौन पुरुष होगा कौन महिला होगा, ये बात सत्य नहीं है पूरी तरीके से। मतलब वातावरण भी क्या करता है, इसमें अपना साठ गांठ बैठा के बेटा बैठा है। ठीक है, देखिएगा इसमें अगला पॉइंट क्या कहा है, मानव गुणसूत्र जोड़े में मौजूद होते हैं, मानव गुणसूत्र जोड़े में मौजूद होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक माता पिता से एक प्रति विस्तार एक प्रति विरासत में मिलती है। क्या बोला, मानव गुणसूत्र जोड़े में मिलते हैं, भैया जोड़े में मिलते हैं, मतलब आप देखें ना, एक्स सॉरी यहाँ पर रंग बदल देता हूं मैं, एक्स एक्स देखने को मिला था मादा के लिए, एक्स वाई देखने को मिला था पुरुष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नर और मादा के लिए देख रहे हो, तो कहा जोड़े में मौजूद होता है। प्रत्येक प्रत्येक माता पिता से एक प्रति, प्रत्येक माता पिता से एक प्रति विरासत में मिलती है। प्रति का मतलब जानते हैं, फोटोकॉपी सुने हैं, उसका रेप्लिकेशन, प्रत्येक माता पिता से एक रेप्लिकेशन हमको विरासत में मिलती है, मतलब जैसे हमारे पूर्वज के द्वारा हमको मिलती है। लिखा है ऐसे 22 जोड़े गुणसूत्र जो ऑटोसोमल, ऑटोसोमल कहा जाता है। 22 क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। 22 22 मेल में और 22 फीमेल में होते कितने हैं, आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सर जी 23 पेयर, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों में होता है, 23 जोड़े होते हैं। अब 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें से 22 जोड़ी क्या होता है, डिट्टो कॉपी होता है, सेम टू सेम होता है, नर और मादा में सेम टू सेम होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसे हेट्रोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। वो जो हेट्रोसोम होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसे हम लोग एक्स वाई के नाम से जानते हैं। फीमेल में 23वां जोड़ा एक्स एक्स होता है, मतलब पूरा का पूरा, और मेल में 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है। और यही 23वां जोड़ा क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है बेटा।
यही लास्ट वाला जोड़ा। आप बोलेंगे हेट्रोसोम जो होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है, वो 23वां जोड़े के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। लिखा है, ऐसा लिखा है, मानव का निर्धारण करता है जो केवल सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है किसी भी लिंग के लिए। अब इन्हें क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है बेटे। क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट पेज है इसका। इस चैप्टर का समापन यहीं पर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है सेक्स डिटरमिनेशन का। और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो वाई गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। और बच्चों का लिंग उनके पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। भैया कि कभी भी इस बात को देखिएगा, कई लोगों ने धारणा फैला के रखी कि माता जिम्मेदार होती है, माता जिम्मेदार होती है, तो ऐसा नहीं है। जो लिंग निर्धारण होना है ना, वो पिता के गुणसूत्र से ही होगा। अब क्योंकि पिता के पास ही वाई क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम ही क्या करेगा? लिंग का निर्धारण करेगा। मादा के पास केवल एक्स एक्स है, वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास वही उतना है बेटा। तो उसके उसके पास जो है, उसका कोई चेंज होने का चांस ही नहीं है। अब इसमें क्या होता है, अगर वाई वाला पहले चला गया, जैसे इस तरीके से स्पर्म जा रहा है, इस वाले के पास वाई है और इस वाले स्पर्म के पास एक्स वाला है। अब जो सबसे पहले इसमें जाकर मिलेगा, इसके पास एक आधा लक्षण रहता है। इसके पास अगर जाकर एक्स वाला हिट कर लिया तो एक्स एक्स बन जाएगा, तो लड़की हो जाएगी। और अगर इसी में जाकर बेटा वाई वाला चला गया, अगर इसी में एक्स पहले से था, वाई वाला जाकर पहले टकरा गया, तो एक्स वाई यानी लड़का बन जाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, आप इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर बता दूं, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी से जुड़िएगा जरूर। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट होता है तो हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल का थोड़ा आप अपनी तरफ से भी भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो आप ही के लिए बना रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।